नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित जोन A to Z में। और आज हमारे साथ हैं पवन सर। और आपको पता है पवन सर यूपीएससी 2024 में 239 रैंक से चयनित हुए हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सर से बात करेंगे। और आप चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं सर से बातचीत। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिक पढ़ाई जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सर मेरी प्राथमिक पढ़ाई सर मेरे गांव में मैंने एक दो महीने पढ़ाई की थी। लेकिन उसके बाद में क्योंकि मेरे गांव में कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल था जिसमें पढ़ाई उच्च स्तर की नहीं थी। तो यह देखते हुए मेरी माताजी और मेरे मामा जी ने फैसला लिया कि मुझे मेरे ननिहाल में यानी कि मेरे मामा जी के यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो मेरी कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई थी वो मेरे मामा जी के यहाँ पे हुई थी। उसके बाद में कक्षा 8 के बाद में मैंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरा चयन नवोदय विद्यालय में हुआ। तो मेरी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई थी। उसके बाद में फिर मेरी हायर एजुकेशन में मैंने बीए परस्यू किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरा शिक्षा का वो पवन, सबसे ये जानना चाहूँगा आपसे कि कब ऐसे मन में आया कि मुझे यूपीएससी तोड़ना है? कब कब ऐसा लगा कि यूपीएससी मुझे क्रैक ही करना है? जी। हाँ, सर ऐसा है कि जब मैं कक्षा 6-7 में था, तो मेरे जो मामा जी के यहाँ पे जिस स्कूल में कक्षा 8 तक पढ़ रहा था, उस स्कूल के मेरे जो प्रिंसिपल थे मनोज सोलंकी सर, उनका उनका ये था कि आप बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड हैं, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और आपको आईएएस, यूपीएससी के बारे में आपको परस्यू करना चाहिए, उसको तैयारी करनी चाहिए। तो उस टाइम मतलब मेरे लिए ये ऐसी बात थी जो मैं समझ नहीं पाता था। मुझे बस ये था कि आईएएस कुछ होता है, कुछ अच्छी चीज़ है और सर मेरे से ये बोल करने के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब ये कोई बड़ी चीज़ है। मुझे ये एज़ ए तारीफ़ लगती थी और मैं मतलब खुश होता था कि अच्छी बात है, सर मतलब मुझे इस काबिल समझ रहे हैं। तो जब मेरा नवोदय विद्यालय में चयन हुआ, वहाँ मुझे पहली बार एक्सपोज़र मिला। मैं पहली बार जो स्टूडेंट्स मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, उन लोगों से मेरा पहला एनकाउंटर हुआ। वहाँ पे जाने के बाद में कुछ ऐसे टीचर्स थे, जिन्होंने या तो कभी अपने करियर में इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की थी या वो उस टाइम भी तैयारी कर रहे थे। तो जब ऐसे टीचरों के प्रभाव में मैं जब गया, तो वहाँ से मेरा पहला इन्फ्लुएंस था कि मैंने इस सिविल सेवा के बारे में सीरियसली सोचना या उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था। क्लास 12th मेरी पीसीएम से हुई थी। उसके बाद में जब मुझे एकदम क्लियर हो गया था कि मेरा गोल यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, तो मैंने अपनी हायर स्टडी के लिए बीए को परस्यू किया। क्योंकि बीए का जो सिलेबस है ह्यूमैनिटीज़ का, वो यूपीएससी के सिलेबस में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये मैंने फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, क्योंकि इलाहाबाद एक ऐसा अफोर्डेबल सिटी है, तो इलाहाबाद को मैंने एज ए अपना बीए के लिए चुना और वहाँ से मैंने अपनी बीए की ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में। उस दौरान मैंने सीरियसली जो तैयारी थी उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था और इस तरह से मेरी जो यूपीएससी की जर्नी थी वो शुरू होती है। तो आप जैसे कि बताया कि आपने ग्रेजुएशन जो है एयू से किया है हुआ है जी। और काफ़ी समय आपने बिताया है इलाहाबाद में। जी। इलाहाबाद सुनते हैं तो आपके मन में क्या सबसे पहले क्या आता है? हाँ सर, इलाहाबाद सुनने पर मेरे दिमाग में 1-2-3 चीज़ें आती हैं। जैसे जो वहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं वो तो हैं ही, जैसे संगम है या हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, हाई कोर्ट है, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है और कटरा का वो चौराहा है। कल्चर। कटरा का वो चौराहा, वो कल्चर है हॉस्टल का या इलाहाबाद का या यूनिवर्सिटी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ जो 3 साल मैंने वहाँ पर अपने जीवन के, जो मेरी कॉलेज लाइफ़ के 3 साल बिताए हैं, वो हॉस्टल वाली लाइफ़, वो आर्ट फैकल्टी में जो दोस्तों के साथ पढ़ना, घूमना, वो सारी चीज़ें एकदम दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। और चलिए अब तो शुरू करते हैं कि मतलब दिल्ली आप कब आए? कब आपको लगा कि दिल्ली जाना चाहिए यूपीएससी के लिए? आपने इलाहाबाद क्यों छोड़ा? जी। सर ऐसा था कि जब मैं इलाहाबाद में था, तो इलाहाबाद में 2-3 चीज़ें थी। एक तो मैं क्योंकि बुलंदशहर ज़िले का रहने वाला हूँ, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। इलाहाबाद मेरे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस थी, तो वहाँ से अगर घर पर कभी आना होता था तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ता था। जब एक्सट्रीमली ज़रूरी होता था कि घर जाना ही है, मैं तभी वहाँ से आ पाता था। एक चीज़ तो सर ये थी, दूसरा ये था कि वहाँ जो थोड़ा एनवायरनमेंट था, वहाँ से रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि घर चला जाए। ऊपर से फिर जो कोविड-19 था, वो इमीडिएट फैक्टर था। वो ऐसा फैक्टर था जिसकी वज़ह से मुझे इलाहाबाद अचानक छोड़ना पड़ा। मेरे दिमाग में ये था कि मैं इलाहाबाद से जाकर ही तैयारी करूँगा, घर पे रह के तैयारी करूँगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हो जाएगा। वो कोविड में जो लॉकडाउन लगा था, वो इंस्टेंट फैक्टर था जिसकी वज़ह से मैं घर आया। फिर घर आने के बाद में मेरी 2020 में ग्रेजुएशन हुई थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं 21 वाला अटेम्प्ट देता हूँ। लेकिन कोविड की वजह से चूँकि मैं घर ही था, तो घर पे मेरी पढ़ाई उस स्तर की हो नहीं पा रही थी कि मैं 21 का अटेम्प्ट सीरियसली दे पाऊँ।
चूँकि यूपीएससी का कैलेंडर 1 साल पहले ही जारी हो जाता, तो ये एकदम क्लियर था कि जो एग्ज़ाम होगा 2021 का प्रीलिम्स जो होगा, वो मई के लास्ट में या जून के शुरुआती 1 हफ्ते में था। लेकिन कोविड होने की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था 2021 में, और एग्ज़ाम गया था 16 अक्टूबर, मे बी अगर मैं सही हूँ तो वो 16 अक्टूबर 2021 में हुआ था। जब मई में एग्ज़ाम होने वाला था तो उस टाइम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं पेपर देने की हालत में नहीं था। मैं सोच रहा था कि इस बार 21 वाला मैं अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ। लेकिन जब अक्टूबर डेट पोस्टपोन हुई, अक्टूबर में गई, तो ये फिर मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी थी कि ये जो 3-4 महीने का टाइम मिला है, इस महीने में जो मेरी तैयारी में कमी रही है, मैं वो कंप्लीट कर लूँगा। इस तरह से मैंने घर पे रह के जो भी मेरी पढ़ाई होती थी, घर पे जैसे घर पे और भी सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और चूँकि मेरा घर मतलब इतना बड़ा नहीं था कि मेरे लिए एक सेपरेट स्पेस हो, तो मैं वहीं पे रह के और बाकी जो घरवाले हैं वो अपनी डेली जो एक्टिविटी है वो कर रहे होते थे, मैं अपना उसी में पढ़ाई को मैनेज करता। ऐसे करके मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 2021 में। वो अटेम्प्ट देने के लिए मैंने अपना जो सेंटर था, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से आता हूँ, तो मेरी जो सेंटर की ऑब्वियस चॉइस थी वो दिल्ली थी। तो मैंने यहाँ दिल्ली में जब मैं आया, मेरे दोस्त जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसएसएल के जो मेरे दोस्त थे मेरे छात्रावास के, मैंने उनके यहाँ पे कहा कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मैं आपके यहाँ पे रुकूँगा 1 दिन के लिए। वहाँ से जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आ रहा था, तो जीटीबी नगर मेट्रो से उतर के जब मैं मुखर्जी नगर आ रहा था, तो ये एकदम अलग दुनिया थी। तो एकदम चकाचौंध करने वाली दुनिया की, जगह-जगह कोचिंग के होर्डिंग लगे हैं, टॉपर्स एक ही टॉपर्स कई-कई कोचिंग के उस पर आ रहे हैं, और जो मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, वो लगे पड़े हैं। मैं एकदम, जैसे मैं एक छोटे बैकग्राउंड से, ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें एकदम ऐसे हतप्रभ करने वाली थी। मुझे लगा मतलब कि यहाँ की लाइफ़ कितनी फ़ास्ट है, ये लोग कितना आगे हैं। वो एक लेफ्ट आउट वाली जो फीलिंग, सर्वाइव कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, या मैं तो तैयारी गाँव में कर रहा था, जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे मैं कैसे कॉम्पीट कर पाऊँगा? इस तरह के क्वेश्चन्स मेरे दिमाग में चल रहे थे जब मैं ऑटो से आ रहा था मुखर्जी नगर। तो मैंने अपने आप को सँभाला कि ठीक है, अब तो कल एग्ज़ाम ही है, अब ऐसे में अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल रखने की ज़रूरत है। मैंने वो अटेम्प्ट दिया। उस अटेम्प्ट में था, ऐसा था मेरे साथ कि जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर है, वो मेरा क्वालीफाई हो रहा था। अच्छा। लेकिन सीसेट में मैंने एक गलती की थी। मैं जब अगर आप सीसेट का के बारे में पूछेंगे तो मैं वहाँ पे बताना बिल्कुल, चाहूँगा। आप सीसेट के बारे में पूरी तरह से बताइए कि सीसेट को कैसे क्रैक करें, और ये काफ़ी जो यूपी के ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि सीसेट कैसे क्रैक क्रैक करें। तो आप सीसेट के बारे में बिल्कुल मेरे दर्शकों को बताएँ, और कि कैसे आपने क्रैक किया? ओके। तो सर सीसेट में ऐसा था कि मेरे 12th में मेरे पास पीसीएम थी, अच्छा। और पीसीएम का मैं अच्छा स्टूडेंट था। मेरी 89.8 थी, और मैथ में मैंने 95 मार्क्स पाए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं अगर मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन करूँगा तो मेरा सीसेट क्लियर हो जाएगा। मैं एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले 4-5 मॉक लगा चुका था। मेरे मॉक्स में जो स्कोर था वो 90 के अबव ही था। 90, 95 अराउंड 100 ऐसे मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो मेरे दिमाग में था कि ये तो ईज़िली मैं क्वालीफाई हो रहा हूँ, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन के लिए 66.67 नंबर चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने क्या किया कि जो कम्प्रहेंशन होते हैं, कम्प्रहेंशन को एकदम स्किप कर दिया। वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। मुझे था कि मैथ और रीजनिंग करूँगा और मेरा हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कह ओवर सकते हैं। कॉन्फिडेंस। तो ये मेरी पहली गलती थी, जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ना करें। मतलब कोई भी एक सेक्शन किसी भी पेपर का, आप चाहे जीएस का हो, चाहे आपका प्रीलिम्स वो सीसेट वाला हो, या मेंस के चारों पेपर हों, कोई भी एक सेक्शन हमको पूरी तरह नहीं छोड़ना है। ये मेरी पहली गलती थी। इस गलती के कारण हुआ ये, अब इसमें कहीं न कहीं 1-2 रीज़न भी थे कि मेरे पास टाइम कम था, पहले अटेम्प्ट के लिए, और मेरी परिस्थितियाँ उस तरह की थी कि मैं पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि जो एक होती है ना प्रायोरिटी बेस पे स्टडी करना, कि स्कोरिंग एरियाज़ को पढ़ना। तो इस तरह से मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी थी कि ये एकदम मेरे पहले ही क्लियर हो गया था कि सीसेट नहीं होने वाला है। लेकिन खुशी एक बात की थी कि इतनी सारी चीज़ें, विपरीत चीज़ें होने के बाद भी मैंने एक चीज़ मैनेज की थी कि जीएस का मेरा जो कट ऑफ थी वो क्लियर हो रही थी। अच्छा। ये मेरे लिए एक कहीं न कहीं एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि फेलियर के बाद में निराशा तो नेचुरली होती ही है। लेकिन मैंने उसको ऐसे एज़ ए मोटिवेशन यूज़ किया कि जब मैंने इतनी सारी कठिन परिस्थितियों में रह के जो भी पढ़ाई की है, उसके बाद भी मैं लगभग एकदम बाउंड्री लाइन पर था। मेरे जो मार्क्स थे सीसेट के, वो 65.87 मार्क्स थे, जो कि 66.67 जो कट ऑफ क्राइटेरिया है, उससे 1 से भी कम नंबर से कम था। तो मुझे ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं अगर मैं फिर से अटेम्प्ट दूँगा, तो मेरा सीसेट ईज़िली मतलब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा और एफर्ट मैं डालूँगा, सीसेट में जो गलती की है वो नहीं करूँगा, तो हो जाएगा। हाँ, ये तो थी एक चीज़। दूसरा जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मुखर्जी नगर में आने के बाद में एक चकाचौंध वाली दुनिया थी। वो दुनिया मतलब मेरे अंदर एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं गाँव में रह के कैसे कॉम्पीट कर सकता हूँ यहाँ मुखर्जी नगर में रहने वाले स्टूडेंट से। तो मैंने जाके अपनी माताजी को बताया कि मेरा ये अटेम्प्ट नहीं होने वाला है।
उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मैंने उनको ये सारी चीज़ें भी बताई जो मैंने मुखर्जी नगर में देखी थी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुखर्जी नगर में अगर रहना चाहते हैं, तो 1 साल आप वहाँ जाइए, वहाँ रह के आप एग्ज़ाम दीजिए। हुँ। मतलब हालाँकि मेरे लिए ये चीज़ें ईज़ी नहीं थी कि मैं दिल्ली में रहूँ और दिल्ली का जो खर्चा है उसको अफ़ोर्ड कर सकूँ। हुँ। लेकिन इसमें मेरी माताजी का मतलब बहुत बड़ा रोल था कि हुँ। उन्होंने माताजी, मेरे पिताजी और मेरी बहनें और मेरे मामा जी, मेरी मौसी, ये सारे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि पैसे मतलब घर से नहीं आ पा रहे हैं या देरी हो जा रही है, तो ये सारे लोग जो थे वो मैनेज कर लेते थे। इस तरह से मैं अक्टूबर 2021 में 18-19 अक्टूबर के अराउंड मैं यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में आ गया था। मुखर्जी नगर में आने के बाद में मेरा जो जीएस था, मैंने जीएस को फिर से रिवाइज़ किया, उसको जितना मैं अच्छे से अपग्रेड कर सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने खुद से की। मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। जब मैं इलाहाबाद में था 3rd ईयर में, तो वहाँ पे मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग की थी। हालाँकि वो कहाँ से आपने ऑप्शनल की कोचिंग की? ऑप्शनल की कोचिंग मैंने, एक संस्थान है, प्राइवेट कोचिंग है, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इलाहाबाद में मैंने वहाँ से कोचिंग की थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन उससे मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं था। अच्छा, अच्छा। वो उसमें क्या हालाँकि था आपका ऑप्शनल क्या था? जी, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी है। इसमें कोचिंग संस्थान की गलती नहीं है, गलती मेरी भी थी कि मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया था। जो कोविड का जो हेक्टिक वो लॉकडाउन वाला फ़ेज़ था, हाँ। उसकी वजह से या कुछ मेरी कमियों की वजह से मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया था, तो वो मेरे लिए एकदम करना, ना करना एक जैसे ही था। हुँ। हाँ, मैं यहाँ था कि अब मैं 2021 में अपना सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए दिल्ली आ गया। हुँ। दिल्ली आने के बाद में फिर मैंने जो जो भी मेरी कमियाँ थी, उनको ओवरकम करने की कोशिश हुँ, की। हुँ। इस वर्ष मैंने सीसेट पर विशेष फ़ोकस किया। हुँ। इस बार मुझे क्योंकि झटका लग चुका था, तो मैं अब वो ओवर कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था। एकदम नहीं था। इस बार मुझे था कि इस बार सारे जो पोर्शन्स हैं, उनको बैलेंसली स्टडी करना है हुँ। और कम्प्रिहेंशन को छोड़ना नहीं है। तो इस बार मेरी 2-3 चीज़ें थी कि एक तो कम्प्रिहेंशन को छोड़ना नहीं है, उस पर फ़ोकस करना है। और यहाँ मैंने एक चीज़ पाई कि जो कम्प्रिहेंशन जिसको मैं छोड़ रहा था, वो एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है। मैं बिल्कुल। थोड़ा-सा भी एफर्ट डालूँगा तो ईज़िली डूएबल है, हुँ। कंपेयर टू मैथ और रीज़निंग वाला पार्ट। बिल्कुल। तो एक तो मैंने ये किया था। दूसरा ये था कि सीसेट का पेपर कई बार पूरा होता ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैंने किया था कि जैसे मैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 80 तक एक साथ नहीं जाऊँगा। मैं अच्छा। टाइम को डिवाइड करूँगा। जैसे कम्प्रिहेंशन से अराउंड 25 टू 27 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। हाँ। तो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, जो मैंने अपने लिए फ़ॉलो की थी, कि मैं 40 मिनट कम्प्रिहेंशन को दूँगा। हुँ। उस 40 मिनट में या तो 5 मिनट कम हो जाएँ, 35 मिनट में हो जाए, हुँ। या 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएँ, 45 मिनट हो जाए। हुँ। पर इसी रेंज में मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर होता है तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन छूटते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मैं स्विच कर जाऊँगा मैथ और रीज़निंग वाले फ़ोकस पर। तो वो जो 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट मुझे मिल रहे थे, हाँ। मैं उसमें कोशिश करता था कि मैं मैथ और रीज़निंग वाला पोर्शन करूँ। उसमें भी एक चीज़ फिर ये थी कि मैथ्स के क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं कि अगर आप सॉल्व करने लगें, तो आप उसमें लगे रहते हैं और टाइम कितना निकल जाए ये एहसास नहीं होता। हाँ। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं प्रायोरिटी दूँ। मेरा ये रहता था कि पहले बार में जो क्वेश्चन ईज़िली हो जा रहे हैं, मैं उन्हें करने की कोशिश करूँ, और अगर टाइम परमिट करता है, तो फिर मैं वो वाले क्वेश्चन करूँगा जो मैं थोड़ा एफर्ट डाल के कर सकता हूँ। हुँ। तो ये स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए फ़ॉलो की थी कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ। ये मेरा सीसेट का था। तो ये जो चीज़ें मैंने ओवरकम करने की कोशिश की, जो मेरी गलतियाँ थी पहले अटेम्प्ट की, हाँ। उसके बाद में फिर मेरा सेकंड जो 2022 में सेकंड मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। अच्छा। जी। आप सेकंड में क्लियर कर जी, सेकंड में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मैंने उसमें 2022 में मेंस भी लिखा था। लेकिन वहाँ पे एक कमी थी जो मुझे एहसास नहीं हुआ था। मैं आंसर राइटिंग पर फ़ोकस नहीं कर पाया था। हुँ। और मेरे जो जीएस का जो कंटेंट था, वो मेंस के लिहाज से कहीं न कहीं कम था। हुँ। मतलब उस स्तर का नहीं था। हुँ। तो मेंस में मेरा जो 2022 में स्कोर था, वो 664 था, अच्छा। जो कि लगभग 100 नंबर कम थे कट ऑफ से। हुँ। आई थिंक 100 नहीं, 100 नहीं, 51 मार्क्स कम थे, क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूँ, अच्छा। तो मेरे 51 मार्क्स कट ऑफ से कम थे। तो ये मेरा मेंस का था। फिर अब जब थर्ड अटेम्प्ट आया, तो मतलब ये जो सेकंड अटेम्प्ट वाला जो फेलियर था, हुँ। ये मेरे लिए एकदम तोड़ देने वाला मोमेंट था। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट की कमियों को दूर किया था, काफ़ी हार्ड वर्क किया था। तो जब मैं ये मुझे एकदम मतलब मेंस देने के दौरान, जैसे मेंस मेरे खत्म हुए थे, तो उस टाइम मुझे क्लियर हो गया था कि मेरा मेंस नहीं होगा, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आने वाली है। उसके रीज़न थे कि एक तो जीएस के जो चारों पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, हाँ, हाँ। 4, और ऑप्शनल के दोनों पेपर मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। मतलब मेरा कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया था कि इस बार होने वाला है नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी एक रहता है कि ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो बाकी क्वेश्चन हुए हैं, 17-18 क्वेश्चन्स हुए हैं, हाँ, हाँ। वो उस तरह के हो गए हों कि मार्क्स आ जाएँ, वो दिमाग में चलता ही है। हाँ, हाँ। तो लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है। अब वो एकदम ब्रेक कर देने वाला मोमेंट था। तो मैंने माताजी के पास कॉल की, उनसे बात करने के दौरान, क्योंकि वो मतलब मेरे सबसे क्लोज़ हैं,
तो उस दौरान मुझे फिर रोना आ गया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने काफ़ी एफ़र्ट डाला है और पहले एफ़र्ट की जो कमियाँ थी वो इस अटेम्प्ट में आपने पूरी की हैं। तो अगर एक अटेम्प्ट आप और देंगे, एक अपने आप को कंपोज़ करने की कोशिश करेंगे और फिर से मेहनत करेंगे, पहले 2 बार की कमियाँ उनको दूर करेंगे, तो इस बार आपका हो जाएगा। मतलब हालाँकि उस कंडीशन में हम नहीं थे कि यहाँ पे रहना अफ़ोर्ड कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी जो बाकी ज़रूरतें हैं उनको कंप्रोमाइज़ किया और कहा कि एक अटेम्प्ट और आप दीजिए। तो इस तरह से मैंने फिर से मतलब एक बार अपने आप को सँभाला और फिर से तैयारी स्टार्ट की। इस बार फिर मैंने जो प्रीलिम्स के लिए या सीसेट की जो गलतियाँ थी उनको तो सेकंड अटेम्प्ट में सुधारा था, पर ध्यान ऐसा नहीं था कि एकदम से हटा लिया हो। उन चीज़ों को फ़ॉलो किया, जो मेंस की कमियाँ थी आंसर राइटिंग वाली, उस पर फ़ोकस किया। कितना ज़रूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है और कितना आपने किया था मेंस के लिए? जी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके 1-2 रीज़न है। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो होता है। दूसरा, जो रैंडम क्वेश्चन जैसे मेंस में पूछे जाते हैं, तो वो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप एकदम ब्लैंक हो जाएँगे। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपको आदत नहीं है, तो आप एकदम ब्लैंक हो जाएँगे। तो आंसर राइटिंग एक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाती है और आपके जो रैंडम क्वेश्चन हैं उनको कैसे टैकल करना है, ये चीज़ें आती हैं। दूसरा, आप कंटिन्यू जो कॉमन थीम्स हैं उनके ऊपर लिखते रहेंगे, तो ये आपकी मतलब हैबिट में आ जाएगा कि आप 7 मिनट में आंसर फ्रेम कर पाएँगे। तो ऐसे के लिए कुछ विशेष स्ट्रेटजी आपकी जो रही हो? ऐसे के लिए ऐसा था कि जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद में दृष्टि कोचिंग संस्थान की मेंटरशिप जॉइन की थी, अच्छा। जो इंग्लिश मीडियम में करोल बाग में होती है। हाँ। चूँकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैंने मेंटरशिप वहाँ पे जॉइन की थी। मेंटरशिप में वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग होती थी। तो उस आंसर राइटिंग और मेंटरशिप में एस्से का कोर्स भी इंक्लूड था। तो एस्से वहाँ पे मैंने उन्हीं से किया था, लेकिन मेरे मार्क्स जो मेरे पहले मेंस में यानी कि 2022 वाले अटेम्प्ट में जो थे, वो 107 मार्क्स थे, जो एक डिसेंट स्कोर था, लेकिन अच्छे रैंक या अच्छे नंबर लाने के लिए इसके ऊपर स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। तो जब 23 वाला मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मैंने अपने एस्से में 1-2 चीज़ों को एनालाइज़ किया कि मैं क्या अपग्रेड कर सकता हूँ। तो जो चीज़ें थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, डायमेंशन कैसे ओपन करते हैं एस्से में और कैसे एस्से को लिंक करना है, बॉडी कैसे या इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट कैसे लिखते हैं, कंक्लूड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं आती थी 2022 में भी। लेकिन एक होता है कि लॉजिक देकर किसी पॉइंट को प्रूव करना, रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल पुट करना, ये सारी चीज़ें मैंने जो मेरा सेकंड मेंस था, ये 23 वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को सीखा। तो इस बार मेरे एस्से में फिर अच्छे स्कोर था, 123 मेरा स्कोर था। तो आपने अभी कहा कि मेरा माध्यम इंग्लिश है। तो शुरुआती दौर से इंग्लिश में आप माध्यम रहे हैं कि या फिर कभी आपने चेंज किया है? और क्या फ़र्क पड़ता है आपको लगता है, अगर आप चेंज किए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो? जी। मेरे साथ सर ऐसा था कि जब मैं कक्षा 8 तक मामा जी के गाँव में पढ़ा था, तो मैं प्राइवेट स्कूल था, लेकिन मीडियम वहाँ पे हिंदी था। यूपी बोर्ड की किताबें वहाँ पे चलती थी। लेकिन जब मैं 9 से 12 तक नवोदय विद्यालय में गया था, तो नवोदय विद्यालय में 9 से 12 तक सीबीएसई बोर्ड की ही बुक्स जो होती हैं, एनसीईआरटी का पैटर्न फ़ॉलो किया जाता है। और लेकिन वहाँ पे एक चीज़ें थी कि बुक्स तो इंग्लिश में थी, पीसीएम हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे, पर जो कम्युनिकेशन था वो हिंदी में ही होता था। तो ये मैं मतलब जैसे दुभाषिया वाली बात मेरे साथ हो रही थी कि लिख मैं इंग्लिश में रहा हूँ, बोल मैं हिंदी रहा हूँ। जब मैंने बीए को अपना हायर एजुकेशन के लिए चुना, तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि मैं इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल था नहीं, क्योंकि पीसीएम की इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज़ की इंग्लिश में काफ़ी अंतर होता है। पीसीएम में आपको थ्योरी आ रही है, न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अब मैथ में इंग्लिश हिंदी में कोई चेंज आता नहीं है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरे सामने चैलेंज ये था कि क्या अगर मैं इंग्लिश में ही परसीव करता हूँ तो समझ पाऊँगा या नहीं समझ पाऊँगा। इस डर की वजह से मैंने ग्रेजुएशन के अपने फर्स्ट ईयर में हिंदी को एज ए मीडियम ऑप्ट किया था। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, ये इंटरेस्टिंग था कि मैंने हिंदी को इस डर से ऑप्ट किया था कि मैं इंग्लिश में नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन जब मैंने ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो मेरे सब्जेक्ट थे, जब मैंने स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, ये ज्योग्राफी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, उसको हिंदी में पढ़ना स्टार्ट किया, तो कई बार मैं टर्म्स पढ़ने में ही लगा रहता था। मतलब मैं टर्म्स का मतलब ही नहीं समझ पाता था। ऐसे टर्म्स जैसे अपक्षय है, अपर्दन है, नितल है, ये सब मेरे लिए बड़े हैवी शब्द थे। हिंदी के शब्द ये बड़े हैवी थे, क्योंकि अभी तक मैंने फेस नहीं किए थे। तो मैं समझने की बजाय इन शब्दों का मतलब खोजने में मेरा टाइम जाता था। मेरे मार्क्स भी कम आए फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर आते-आते मैंने सोचा कि मैं अपना मीडियम चेंज करूँगा। इसके लिए मैंने पहले इंग्लिश की जो बुक्स थी, इंग्लिश का जो कंटेंट था, उसको देखा था। तो इंग्लिश के कंटेंट को मुझे ये था कि समझ में आ रहा है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो सेकंड ईयर में मैंने लगभग 3-4 महीने जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला इंग्लिश को समझने के लिए। मैंने
इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट किया और इंग्लिश की जो बुक्स थी उनको स्टार्ट किया। तो सेकंड ईयर ही था जहाँ मैंने अपने मीडियम को चेंज किया था। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन के दूसरे पहलू पर कि मीडियम कितना मैटर करता है, और मीडियम हिंदी मीडियम की आप कुछ शायद चैलेंजेस पूछ रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर मीडियम का ऐसे है कि मीडियम हमको वही रखना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। चाहे आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए रख रहे हैं या आप सिविल सर्विसेज के लिए रख रहे हैं। अब जैसे अंतर जो आता है वो अप्रोच में आता है। अब बुक्स और मटेरियल अब ऑलमोस्ट इंटरनेट की वजह से सारी जगह अवेलेबल हैं। अंतर इस बात का है कि आपका नज़रिया क्या है चीज़ों को पढ़ने का, आपका अप्रोच क्या है। आप अपना अप्रोच एनालिटिकल रख रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ रहे हैं या चीज़ों को रट रहे हैं। तो एक अंतर तो ये आता है। दूसरा, अगर यूपीएससी की स्पेशली बात की जाए कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट में डिफरेंसेज क्यों हैं, तो इसके जो एक दो चीज़ें जो मुझे पता है, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ क्योंकि हिंदी एक तो मेरा मीडियम नहीं है। मैं एज ए मतलब आउटसाइडर ये अपना जो भी मैं देख रहा हूँ वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक जो पहली कमी मुझे लगती है, एक तो ये है कि न्यूज़पेपर जिस लेवल के इंग्लिश में अवेलेबल हैं, द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या और भी इकोनॉमिक स्पेशल जो न्यूज़पेपर हैं, उस स्तर के न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। हिंदी मीडियम के आप जितने भी अच्छे न्यूज़पेपर की बात करें तो उनका लेवल द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से एकदम पीछे है। तो ऐसे में हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ क्या होता है कि उनको मैगजीन से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और मैगजीन और न्यूज़पेपर में उतना ही अंतर है जितना नोट्स और जो फंडामेंटल बुक्स होती हैं उनमें अंतर है। क्योंकि न्यूज़पेपर जो है एक आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराता है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, चीज़ों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। जबकि मैगजीन जो होती है इसमें इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैगजीन गलत हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आपका मेरे हिसाब से मस्ट है। आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, उसके साथ मैगजीन फॉलो करें, एकदम ठीक है। आप मैगजीन फॉलो ना करें, न्यूज़पेपर ज़रूर करें, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूरी है। तो एक तो कमी ये है। एक दूसरी जो कमी मुझे लगती है वो नज़रिए की है कि हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम का जैसे मैंने महसूस किया है कि वहाँ फोकस टू दी पॉइंट रहता है कि हमें डायरेक्ट हिट करना है, हमको कहानी नहीं लिखनी है। और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में थोड़ा-सा ऐसा देखा गया है कि जैसे हम मतलब कई बार चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ही टाइम लगा देते हैं, टू दी पॉइंट आने में थोड़ी-सी मतलब दिक्कत हो जाती है। ये मेरा नज़रिया है, मैं एकदम गलत भी हो सकता हूँ। ये जो न्यूज़पेपर की बात हुई है तो आप थोड़ा-सा समरी शॉर्ट में ही करिएगा कि करेंट अफेयर के लिए आपने क्या-क्या किया था? करंट अफेयर्स के लिए मैंने जब 2022 का जो मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मैंने जो एक इनसाइट ऑन इंडिया की जो डेली न्यूज़ आती है वेबसाइट पर, वो पढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि जीएस भी था, ऑप्शनल भी है, सीसैट भी है, न्यूज़पेपर भी है। इतनी सारी चीज़ें आसान नहीं होता। तो उसके बाद से मैंने जो केवल रिलाई किया था वो न्यूज़पेपर द हिंदू पर, केवल द हिंदू फॉलो करता था, उसके अपने नोट्स जो भी बनाने होते थे। उसके अलावा जब मैं मॉक्स लगाता था उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स लगाऊँ और उनमें जो भी करंट अफेयर्स रहेगी मैं उसके नोट्स बनाकर उनको पढ़ता था। मेरा द हिंदू न्यूज़पेपर के नोट्स और जो मॉक्स वगैरह के थे, तो इस तरह से मैंने करंट अफेयर्स को करने की कोशिश की थी। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि आप इंटरव्यू की कुछ ऐसी विशेष बातें हों जो आपको लगता हो कि दर्शकों तक जाना चाहिए, विद्यार्थियों तक को देखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? ओके, इंटरव्यू की 1-2 बातें, जैसे एक चीज़ें, एक फ़ियर यहाँ मतलब बाहर है कि रैंडम कुछ भी वो पूछते हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसा होता है कि फ़ियरफुल माहौल रहेगा। तो एक तो एकदम कॉर्डियल माहौल रहता है, वो आपको कंफर्टेबल फ़ील कराने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। और दूसरा जो एब्सर्ड क्वेश्चन जैसे चलता है ना कि ग्लास को प्रपोज़ करके दिखाएँ, इस तरह के क्वेश्चन मेरे से तो नहीं पूछे गए थे। यूट्यूब पे चलता है, कुछ भी चलाते रहते हैं। यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो वैसा क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया था। बाकी क्योंकि मेरा ये पहला इंटरव्यू था तो मुझे नहीं पता कि पूछे जाते होंगे या नहीं पूछे जाते होंगे, पर मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरे से नहीं पूछा गया था। अच्छा। और दूसरी चीज़, जैसे आपका डेफ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका, आपके ग्रेजुएशन में जो भी आपने परस्यू किया है, और करंट अफेयर्स, मेरे हिसाब से ये चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा। और आप चूँकि अब टॉपर बन चुके हैं, लेकिन पिछले साल से पहले आप भी एक अभ्यर्थी थे। हम तमाम तरह अभ्यर्थियों की तरह आप भी दिनचर्या फ़ॉलो करते थे। तो आप क्या सोचते थे कि टॉपर जो क्रैक करते थे यूपीएससी, उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा? सर 16 अप्रैल में रिजल्ट आने से पहले मैं वही था और अभी भी वैसा फ़ील नहीं आया है कि हो गया है, बस हो गया है, ये लग रहा है। तो टॉपर्स के बारे में जैसे एक चीज़ें थी
क्योंकि मतलब मेरे सर्किल में या मेरी जान पहचान में मेरे परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका मतलब हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे लिए टॉपर्स के बारे में रहता था कि पता नहीं किस प्लेनेट के लोग होते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और वो जो कॉमन डर होता है ना, जो कॉमन फियर है कि बस लिस्ट में नाम आ जाए या हो जाए, वो मेरे साथ भी था। तो एकदम ऐसा नहीं था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो ही जाएगा, बस ये था कि मैं मेहनत करता रहूं और हमेशा ये रहता था कि हो जाए। और ये नहीं था कि हो जाएगा, ये था कि हो जाए। रिजल्ट आने तक भी यही था कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। और आप सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन के पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि बड़ा ताना मारते हैं अभ्यर्थियों को, जिसके में टाइम लग जाता है उसके लिए तो और भी कठिन हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे पड़ोसियों को? जी। मेरे साथ भी आप सही बोल रहे हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैंने 12th की थी, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उस तरह नहीं था कि मैं आगे पढ़ाई को सस्टेन कर सकूँ। तो मेरे ऊपर भी एक नेचुरल प्रेशर था कि मैं कोई जॉब जॉइन कर लूँ अच्छा। उस दौरान। लेकिन मैंने अपने घरवालों को थोड़ा, मेरे घरवालों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि आप मुझे एक टाइम दे दीजिए। इस टाइम में अगर मेरे से होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आप जो कहेंगे वो कर लूँगा। तो जब भी मैं इस दौरान जब भी घर जाता था, तो हमेशा लोगों की रिएक्शन रहती थी कि यार कुछ कर लीजिए, हाँ। फैमिली को सपोर्ट कीजिए। अच्छा। वो मतलब उसमें 2 तरह के लोग होते थे। कुछ लोग जो जेन्युइन थे और ये बातें सही में बोल रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनका था कि ठीक है बस डिस्टर्ब करना है। हाँ। तो दोनों ही तरह के लोग थे। अब उस दौरान फिर एक टाइम ऐसा आया था कि जैसे मुझे ग्रेजुएशन मेरी 3 साल की थी, 3 साल वो हो गई थी और मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए थे। तो ये लगभग मेरी 12th के बाद में 5 या 6 साल का टाइम बीत चुका था। तो वैसे में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जो ये जो कॉमन क्वेश्चंस थे, ये शुरुआती ग्रेजुएशन के शुरुआती वर्ष में तो मैं इनसे ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ नहीं होता था कि ठीक है अभी तो मेरा मतलब एज ही नहीं हुई है अटेम्प्ट देने की। तो उस दौरान मेरे लिए इनको टैकल करना आसान था। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन हुई, मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए और फेलियर 1-2 बार हो चुका था। तो वैसे में फिर ये क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते थे कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछे जा रहे हैं? एक तरह से मतलब जैसे गाली हो ये, हाँ, उस तरह से लगते मिलने थे। का मन नहीं करता होगा। लोगों से मिलने का मन नहीं करता था, मैं घर पे जाना अवॉइड करता था। हाँ। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर पे जाना है। घर पे गए तो घर से बाहर नहीं निकलना है, लोगों को अवॉइड करना है। हाँ। इस तरह से मेरे ऊपर प्रेशर था, जो सबके साथ होता वही मेरे साथ भी था। अच्छा, आप चूँकि इलाहाबाद से काफ़ी समय बिताया है, इलाहाबाद में सिलेक्शन बहुत कम है। क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को? कैसे सिलेक्शन बढ़े वहाँ पे? क्या देखना चाहेंगे उसमें? सर मतलब एक चीज़ थी कि एक टाइम था जब इलाहाबाद से सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। स्पेशली 2013 से पहले, जब से मतलब पैटर्न चेंज हुआ है। सीसेट आने के बाद में थोड़ा-सा ऐसा मतलब परसेप्शन है कि हिंदी मीडियम के अगेंस्ट टिल्ट हुई है यूपीएससी। तो एक जो परसेप्शन है, एक तो सीसेट और कहीं न कहीं एक मेंटल ब्लॉक बन चुका है कि यहाँ हिंदी मीडियम या रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हाल-फिलहाल के वर्षों में वहाँ से 1-2 रिज़ल्ट आए हैं। जैसे पिछली बार बजरंग यादव सर हैं, आईपीएस हुए हैं। अच्छा। इस बार भी यूनिवर्सिटी से इंक्लूडिंग मेरा 3 रिज़ल्ट आए हैं। और तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे से एक तो ये जब हम ही लोगों के बीच से कोई निकलता है, तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है कि कल्चरली दिक्कत कुछ इस टाइम है वहाँ पे। जी सर, एक तो मेंटल मतलब परसेप्शन है। दूसरा ये है कि थोड़ा-सा एनवायरनमेंट वहाँ पे फोकस होने की ज़रूरत है। अब जो कि मुझे लगता है कि जैसे रिज़ल्ट आएँगे 1-2 साल में, तो चीज़ें चेंज होंगी। अब ये रहा कि मतलब इलाहाबाद में कैसे सिलेक्शन हो। सर अब मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों को जो है सब बताते हैं कि ये करो, जीएस ऐसे पढ़ो, सीसेट ऐसे पढ़ो। लेकिन सर यूपीएससी की जर्नी में आपको क्या लगता है कि क्या नहीं करना चाहिए? क्या किस चीज़ से लोगों को अभ्यर्थियों को बचना चाहिए अगर यूपीएससी करना है तो? ओके। सर 1-2 चीज़ें हैं जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। हाँ। पहला तो ये कि जो हमारे सोर्सेज हैं, वो क्योंकि ये एकदम से जैसे इन्फॉर्मेशन की एकदम पेंडेमिक फैला हुआ है, जिसको हम इन्फोडेमिक बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन की बाढ़ लगी हुई है। तो वैसे में एक जो चैलेंज हो जाता है वो होता है कि सही सोर्सेज को चुनना। जो हमारे सोर्सेज हैं वो एकदम प्रिसाइज़ होने चाहिए और एकदम कंसाइज़ होने चाहिए। एकदम स्ट्रेच हमारा जो सोर्सेज है नहीं होने चाहिए। तो हमें चुनिंदा और अच्छे सोर्सेज को ही फॉलो करना है, जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता है कि कोचिंग नोट्स, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके नोट्स हो गए और स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, एनसीईआरटी जो हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक तो हमारा जो सोर्सेज है वो लिमिटेड रहें। दूसरा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब टाइम आप कितना दे रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो आप टाइम दे रहे हैं वो आप कंसिस्टेंट बेसिस पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये है कि एक जो प्रोसेस होती है ना यूपीएससी की जर्नी, ये लेंथी जर्नी है। लगभग आपको 2 से 3 साल चाहिए होते हैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और पहला अटेम्प्ट देने के लिए।
ये सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसी प्रोसेस में अपने आप को डेविएट होने से बचाना, हाँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो डेविएशन आपके अलग-अलग तरह के हो सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया का हो सकता है, या आपको जैसे दिल्ली जैसे शहर में आके अगर कोई ग्रामीण, जैसे हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र हैं, तो इतना बड़ा जब एक्सपोज़र होता है, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उन चीज़ों से बचना। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डेविएशन से बचना और एक अपना सर्किल अच्छा रखना। ऐसा सर्किल रखना जो आपके विचारों से मैच करता हो, आपकी पढ़ाई में हेल्प करे या आप उनकी हेल्प करें। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें, और एक अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में आप कितना ईमानदार हैं। ये ईमानदारी, जैसे एक चीज़ होती है ना, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी हमें खुद के लिए रखनी है, किसी दूसरे के लिए दिखाने के लिए नहीं रखनी है। तो अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस-किस की रही है? जी, इसमें सर एक तो नेचुरली मेरे माता-पिता, जिनका इमेंसली मतलब मुझे सपोर्ट रहा। वो सिचुएशन विपरीत होने के बाद भी वो मेरे साथ खड़े रहे। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे माता-पिता ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया और मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी बहनें जो मेरे से छोटी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बड़े होने का रोल अदा किया है। मेरे मामा जी, मौसी और अंकल जी, जिन लोगों ने जब भी जैसी भी मुझे ज़रूरत हुई वो हमेशा मेरे साथ थे। और मेरी दोस्त प्रियंका, जो जब भी मतलब मेंटली या फाइनेंशियली जैसी भी ज़रूरत थी वो हमेशा साथ में थी। तो इन लोगों का, इसके साथ-साथ मेरे जो दोस्त हैं जिनके कोचिंग नोट्स, जैसे शिवेंद्र हैं, आकर्ष हैं, तो दिलीप हैं, इन लोगों के जो कोचिंग नोट्स हैं, आनंद है, इन लोगों के कोचिंग नोट्स का मैंने सहारा लिया समय-समय पर, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं कर रहा था, तो इनके नोट्स से मैं हेल्प लेता था जो टॉपिक मुझे क्लियर नहीं होते थे। तो इन सारे लोगों का, इसके अलावा जो भी मेरे गुरुजन रहे हैं स्कूल टाइम के या कभी भी कोचिंग में जैसे भी, उन सारे गुरुजन्स का और मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार वालों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। और यूपीएससी की जर्नी में आप 3-4 साल, तो 6 साल लगभग बता रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद लगा है, तो तनाव तो डेफ़िनेटली होता होगा। जी। कैसे मैनेज करते थे आप तनाव को? जी। हाँ सर, 3 साल मेरी ग्रेजुएशन और तीसरा अटेम्प्ट मेरा ये है, तो लगभग 5 से 6 साल मुझे 12th के बाद में लगे थे। तो इस दौरान तनाव होना वो तो एकदम लाज़मी है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट बेसिस पर इतना वास्ट सिलेबस, इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जहाँ 10 लाख बच्चे फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, लगभग 5-6 लाख अपीयर हो रहे हैं और फाइनली सिलेक्शन 1000 से भी कम बच्चों का हो रहा है। तो सक्सेस रेशियो एकदम मार्जिनल है और अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएँगे, सीसेट टफ हो जाएगा। तो वैसे में एक प्रेशर कंटिन्यू रहता है, और अगर आपकी कंडीशंस, आपकी पारिवारिक कंडीशंस या आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आपके लिए चैलेंज हो, तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो वैसे में तनाव होना लाज़मी है, लेकिन यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, वो तो हमारा पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज को एस्पायर कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? आपका जो फैक्टर था जिसकी वजह से आपने जर्नी स्टार्ट की, वो गोल हमें क्लियर होना चाहिए, वो रीज़न क्लियर होना चाहिए कि इस वजह से हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जैसे किसी को देख के या किसी के कहने से तैयारी स्टार्ट करें, तो मोटिवेशन का लेवल ना कंटिन्यू नहीं होता। एक टाइम के बाद में वो फिर एकदम रीज़न खत्म हो जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर आपकी जो मोटिवेशन है वो इनर मोटिवेशन है, आपका सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप हैं, तो फिर आप सस्टेन कर सकते हैं लंबे समय तक। क्या 3 चीज़ें थीं जो आपको बहुत मोटिवेट करती थी कि हम यूपीएससी करेंगे तो करेंगे? जी। एक तो सर पहला जो प्रेशर था वो यही था कि जो मेरा बैकग्राउंड था, अब मेरे बैकग्राउंड में हमारा कोई बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था। मेरे पिताजी कोई डॉक्टर या किसी अदर प्रोफ़ेशन में नहीं थे। तो मेरे लिए जो एक चॉइस थी वो यही थी कि मुझे पढ़ना है और पढ़कर चीज़ों को चेंज करना है। और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ मैंने चीज़ों को नज़दीकी से देखा कि कैसे लोगों की समस्याएँ हैं। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए मेरा एक था कि एक तो पर्सनल रीज़न से कि मुझे अपनी कंडीशन चेंज करनी है। दूसरा मन में कहीं न कहीं ये रहता था कि जो हमारे जैसे लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या जो लोअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए चीज़ों को कैसे स्मूथ बनाया जा सकता है। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा मेरा मोटिवेशन का फैक्टर रहता था कि जैसे मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फ़ेल हुआ, लेकिन मैं अपने फेलियर को एनालाइज़ करता था और उसके बाद में मैं अच्छी चीज़ों को खोजने की कोशिश करता था। जैसे पहले अटेम्प्ट में मेरा जीएस क्लियर हुआ था, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर था कि मैंने घर पे रह के पढ़ाई की थी और मैं काफ़ी क्लोज़ था प्रीलिम्स को क्वालीफ़ाई करने के लिए। दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस हुआ, ये मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर था कि मेरा मेंस हुआ है। मैंने फेलियर को तो देखा कि फ़ेल हुआ हूँ, लेकिन इस चीज़ को देखा कि इसको एज़ ए पॉज़िटिव लिया कि एटलीस्ट मैंने मेंस क्वालीफ़ाई किया है और 23 वाले अटेम्प्ट में मैं एकदम अनजान नहीं रहूँगा मेंस के लिए। तो आप अपने अचीवमेंट को समय-समय पर आप इंट्रोस्पेक्ट करते रहें। जो भी आपके छोटे से छोटे अचीवमेंट हैं, आप उनके बारे में सोचें। आप अपनी बुराइयों को ओवरकम करने की कोशिश करें, लेकिन अच्छाइयों को भी सोचें।
जिससे आप मोटिवेट होते रहेंगे। और एक चीज़ होती है सर, जैसे हमारा जो भी गोल है तो उस गोल को हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। जो भी हमारे टारगेट हैं हम उनको तोड़ने की कोशिश करें कि महीने भर में हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, 1 सप्ताह में हम ये करेंगे, डेली का टारगेट ये रहेगा। तो इससे होता क्या है कि हमको बर्डन नहीं लगता गोल। हम डेली अपना छोटा-छोटा टारगेट बनाएँगे, उनको अचीव करते जाएँगे, तो जैसे ही एक टारगेट कंप्लीट हुआ, तो ये अपने आप में मोटिवेट करता है कि इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश की थी। अंत में मैं यही अंत में समरी में यही पूछना चाहूँगा आपसे कि आप एक लोक सेवक हो चुके हैं, तो ऐसा क्या 3 चीज़ें भारतीय समाज में है, जिसको आप लोक सेवक के तौर पे अब चाहेंगे कि मैं उसको बदल दूँ? एक तो मैं मतलब लोगों में विश्वास पैदा करने की या कमियाँ भी हो, कोई ऐसी जो कमियाँ हो जो आपको लगता हो कि ये कमी है, इसको होना चाहिए चेंज? जी। सर, एक तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मैं लोगों में कॉन्फिडेंस लेके आऊँ, अपने लेवल पर मैं जितना कर सकूँ, लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आऊँ कि आप अपनी सिचुएशन जो भी आप सिचुएशन में हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, एक हार्ड वर्क कीजिए और ऑनेस्ट रहिए अपनी प्रोसेस में, तो आप कैसी भी कंडीशन में हैं, आप ओवरकम कर जाएँगे। दूसरा ये है कि जो एजुकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ये आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो ना केवल अपने लिए आपको अच्छा इंसान बनाएगी बल्कि आपके आस-पास के माहौल को भी अच्छा कर सकती है। तो ये मैं एक विश्वास अपने स्तर पर जो भी मैं कर सकता हूँ एज़ ए लोक सेवक, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकूँ और जो भी लोअर तबके के लोग हैं, उनको मैं शिक्षा के जो महत्व है, उसके बारे में अवेयर कर सकूँ। और तीसरा मेरा रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, चाहे आवास के लिए हो या गैस सिलेंडर के लिए हो या हेल्थ से रिलेटेड हों, तो मेरी जो कोशिश रहेगी वो रहेगी कि मैं इन जो हेल्थ जो स्कीम्स हैं, उनके जो एक्चुअल लाभार्थी हैं, जो वास्तव में नीडी लोग हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि मैं एक्चुअल लाभार्थी को आइडेंटिफ़ाई करके, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एक्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, मैं उनका बेनिफिट उन लोगों को दिला सकूँ, ताकि उनकी सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट हो और वो इतने कैपेबल हो जाएँ कि वो अपनी हायर नीड्स के बारे में सोच सकें। एक लास्ट और अंतिम प्रश्न है, बेरोज़गारी के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे दूर होगा भारत की बेरोज़गारी? जी। हाँ सर, बेरोज़गारी के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था है उसमें चेंजेज़ लेके आएँ। हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। हमें जैसे वोकेशनल एजुकेशन एक चीज़ होती है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट पे फ़ोकस करते हैं। तो स्किल्स को हमें जैसे जब स्कूलिंग का जो टाइम होता है, उसी टाइम से जो स्किल डेवलपमेंट है उसको एज़ ए कोर्स ऐड करना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था हमारी कंटिन्यूअस असेसमेंट बेसिस पर होनी चाहिए, ना कि ऐसे कि 1 साल में एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं, जहाँ एक बार हमने रट लिया और उसके बाद में परफ़ॉर्म कर दिया। तो टीचर्स का भी इसमें समय-समय पर उनकी जो स्किल्स हैं, उनको अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब हम ये करेंगे, तो जो हम गवर्नमेंट जॉब सीकर की बजाय हम जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसके साथ-साथ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या स्किल डेवलपमेंट है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंस है, तो अगर इन सारी चीज़ों पर फ़ोकस किया जाए, तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। थैंक यू पवन, आपने इतना समय दिया और हमारे सभी दर्शकों को ये उम्मीद है कि आप भारत के सबसे यशस्वी लोक सेवक बनेंगे और बहुत नाम कमाएँगे। थैंक मेरा यू। पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू।